हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको फिजिबल लगे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। आपका स्टोरीज़ को शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें समी और रहमान साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि 1991 में यानी कि 1991 में ये एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो कि करीमाबाद में मौजूद है, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम किया करते थे। जब तक ये करीमाबाद के एक स्कूल में मौजूद थे तब तक जो मामलात थे वो बिल्कुल ठीक थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि आपका तबादला कर दिया जाता है, तो वैसे ही इनका तबादला 1992 में अजीज़ाबाद के एक गवर्नमेंट स्कूल में कर दिया गया। ये एक बहुत ही बड़ा स्कूल था, बल्कि अब भी ये एक बहुत बड़ा स्कूल है और वहीं पे ही उसी एरिया में अब तक मौजूद है। ये बताते हैं कि जब मैं उस स्कूल में ड्यूटी के लिए जाने वाला था तो मेरे जितने भी कोलीग थे या जितने भी जानने वाले थे वो सब के सब मुझे कह रहे थे कि उस स्कूल के बारे में या वहाँ की रातों के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। अब जब भी लोग इस तरह की बातें मुझसे किया करते तो मैं इन सारी की सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करता था। उसकी वजह ये थी, एक तो मैं जवान था, मेरा हौसला बहुत बुलंद था और मैं इस तरह की बातों पे यकीन नहीं किया करता था। मेरा ये मानना था कि स्कूलों के मुतालिक जो भी इस तरह के किस्से, कहानियाँ मशहूर की जाती हैं वो जानबूझ के की जाती हैं ताकि रात के औकात में वहाँ पे चोर, डकैत, हीरोइनची, इस तरह के जो लोग हैं स्कूलों के अंदर पनाह ले सकें। खैर, जब मैं उस स्कूल के अंदर गया तो वहाँ पे स्कूल के साथ साथ एक रूम मौजूद था और वो जो रूम था वो चौकीदार का यानी मेरा रूम था। स्कूल की जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी वो सुबह 8 बजे से 12:30 तक ख़त्म हो जाया करती थी और जो दोपहर वाले बच्चे थे वो 1:45 बजे से शाम के तकरीबन 5 बजे तक स्कूल में मौजूद रहा करते थे। गर्ज के जैसे जैसे 6 बजते थे तो 6 बजने से पहले पहले प्रिंसिपल और इसके साथ साथ जितने भी टीचर थे सारे के सारे वापस रवाना हो जाया करते थे। अब जब मैं उस स्कूल के अंदर गया तो मुझे वाकई में अंदाज़ा हुआ कि ये जो स्कूल है ये एक बहुत ही बड़ा स्कूल है और इसके चारों तरफ बहुत बड़ी सी गैलरी मौजूद है, जबकि जो बीच का हिस्सा है वो ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो स्कूल की बैक साइड वाला हिस्सा था वहाँ पे बहुत सारे दरख्त, बहुत सारी झाड़ियाँ मौजूद थी और आम तौर पे जो बच्चे हैं या जो भी स्टाफ है कोई भी दिन के टाइम में भी बैक साइड पे जाने को तरजीह नहीं दिया करता था। खैर, शुरू के 1 या 2 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल था क्योंकि मैं 9:30-10 बजे तक स्कूल से बाहर निकल जाता, अपने दोस्तों यारों में बैठता और रात के 12-12:30 बजे तक वापस आ जाता। अब ये जो किस्सा है ये तीसरी या चौथी रात का किस्सा है और मैं इत्तेफाक से तबीयत ख़राब होने की वजह से ना आज बाहर निकला था, ना दोस्तों में जाके बैठा था और ना ही मेरा कोई इस तरह का प्लान था। तकरीबन रात के 8:30-9 बजे ही मैंने दवा खाई और दवा खाने के बाद सो गया।
रात को तकरीबन 1 सवा 1 बजे का टाइम था कि मेरी एकदम से आँख खुली। और जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सराउंडेड या चारों तरफ में बहुत सारे लोग हैं जो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं या कहा लगा रहे हैं। अब कुछ देर तक तो मेरी समझ ही नहीं आया कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। हालांकि इतनी रात में इस बड़े स्कूल में किसी बच्चे का होना या इस तरह के लोगों का होना नामुमकिन था। मैंने अपने तौर पे यही सोचा कि हो सकता है स्कूल के बाहर की तरफ से जहाँ पे कुछ आबादी मौजूद है, शायद वहाँ से किसी के हंसने की या बच्चों के हंसने की आवाज़ें आ रही हैं। अब मैंने इसको इग्नोर किया क्योंकि ऑलरेडी मेरे जिस्म में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, मुझ पे बुखार चढ़ा हुआ था और मैं किसी भी तरह इस पोजीशन में नहीं था कि मैं उठूं और उठ के जाके देख सकूं। खैर मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद दोबारा से आंखें बंद की और सोने की तैयारी करने लगा। अब ये जो 1 घंटा था, यानी कि रात के 1 बजे से 2 बजे तक का जो टाइम था, ये बड़ा भारी टाइम था। मैं मुसलसल करवटें बदल रहा था। मैं सोना चाहता था, लेकिन चाहने के बावजूद भी ना मुझे नींद आ रही थी और ना ही मेरी आंखें नींद की तरफ जा रही थी। तकरीबन 2 सवा 2 बजे तक मैं करवटें बदलता रहा और इसी दौरानिए में एकदम से मुझे महसूस होने लगा कि जो स्कूल की छत है, यानी कि जिस कमरे में मैं सो रहा हूँ, इस कमरे के ऊपर जो छत मौजूद है, उस छत पे मुसलसल या तो कोई भाग रहा है या जोर जोर से चल रहा है। ये जो आवाज़ थी, ये इतनी वाज़ेह आवाज़ थी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मेरे सर के ऊपर ही कोई मौजूद है और मुसलसल खेल रहा है। अब दोबारा से मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की और मैंने यही फैसला किया कि हो सकता है कि ये जो आवाज़ है ये बाहर की तरफ से आ रही हो, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये जो आवाज़ है वो स्कूल के ऊपर से या स्कूल की छत से आ रही है। इसी दौरानिए में मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आँख लग गई, और अब जब मेरी आँख खुली तो रात के तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पलंग के बिल्कुल बराबर में बहुत सारे लोग मौजूद हैं और मुसलसल वो ज़मीन के ऊपर या फर्श के ऊपर उछल रहे हैं। ये जो आवाज़ थी, ये धम धम इस तरह करके आवाज़ थी और मुसलसल मेरे कानों में शोर का बाइस बन रही थी। खैर जब कुछ देर तक मुझे जो आवाज़ थी मुसलसल आती रही तो मैं जैसे तैसे हिम्मत करके उठ के बैठा और मैंने अपने आगे पीछे का जायज़ा लेना शुरू किया। मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हो रहा था और अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि यकीनन कोई ना कोई है जो मेरे करीब में या इस कमरे के अंदर मौजूद है। इसी दौरानिए में मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। अब जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो आवाज़ थी जो कमरे के अंदर से आ रही थी, ऐसा लगा कि ये जो आवाज़ है अब वो अंदर के बजाय कमरे के बाहर की तरफ से आ रही है। खैर कुछ देर तक मुझे इत्मीनान हुआ कि शुक्र है जो भी आवाज़ थी वो कम से कम मेरे कमरे से बाहर की तरफ निकली और मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा। अब मैंने दोबारा से आयतुल कुर्सी पढ़ी, आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। इसी दौरानिए में तकरीबन 15 या 20 मिनट मज़ीद गुजरे कि अब बाकायदा मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे घुंघरू की या पायल की आवाज़ आना शुरू हुई है। ये जो आवाज़ थी ये मेरे कमरे के बिल्कुल बाहर से, यानी स्कूल का जो कॉरिडोर था उस कॉरिडोर के करीब से आ रही थी। कुछ देर तक इस आवाज़ को मैं ऑब्ज़र्व करता रहा और उसके बाद अल्लाह जाने
मेरे अंदर से कहाँ से इतनी हिम्मत आई। मैं खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद मैंने सोचा कि मैं बाहर जाता हूँ और बाहर जाके देखता हूँ कि आखिर कौन है जिसने पायल या घुंघरू पहने हुए हैं। अब ये सोचने के बाद जैसे ही मैं खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद मैंने दरवाज़ा खोला, तो अब मुझे लगने लगा कि ये जो पायल की आवाज़ थी आहिस्ता आहिस्ता करके ये मुझसे दूर होती चली जा रही है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था या कॉरिडोर की तरफ जा रहा था, वैसे वैसे ये जो आवाज़ थी पीछे से पीछे होती चली जा रही थी। अब मुझे थोड़ा सा शक होने लगा था कि हो सकता है कि ये कोई चोर हो या इस तरह के लोग हों जो मुझे किसी बहाने से उस तरफ लेके जाना चाहते हों। मैं अपने तौर पे मुकम्मल अलर्ट था और मेरा पूरा का पूरा जो फोकस था वो उस घुंघरू की आवाज़ के ऊपर था। कुछ देर तक जब मैंने गौर किया तो अब ये जो घुंघरू की आवाज़ थी, ये जो स्कूल का सहन वाला हिस्सा था या जिसे आप ग्राउंड कह सकते हैं, उस ग्राउंड के बिल्कुल बीच में जाके रुक चुकी थी। अब ग्राउंड में मुकम्मल तौर पे अंधेरा मौजूद था। दूर दूर तक ना कोई लाइट मौजूद थी और ना ही कुछ नज़र आ रहा था। खैर, अपने तौर पे जब मैंने ग्राउंड के बीच का या उसके दरमियान का जायज़ा लिया तो वहाँ पे कुछ भी या कोई भी मौजूद नहीं था। अब जैसे ही मैं ग्राउंड को देखने के बाद वापस पलटा तो मैंने देखा कि मेरी बैक साइड पे, यानी जहाँ पे कॉरिडोर मौजूद है, उस कॉरिडोर की जो लाइट है उस लाइट के बिल्कुल नीचे एक औरत है जिसने शायद लाल कलर का घाघरा पहना हुआ है। उसका जो चेहरा है उस चेहरे के आगे घूंघट पड़ा हुआ है और वो मुसलसल गोल गोल घूम रही है, जैसे कि आमतौर पे गए वक्तों में या कदीम दौर में बांदियाँ नवाबों के सामने रक्स किया करती थीं। अब जैसे ही मैंने उस औरत को रक्स करते हुए देखा तो मैंने उसके कपड़ों पे या उसके जिस्म पे गौर करना शुरू किया। मैंने देखा कि उसके जो बाल हैं वो बड़े लंबे और घने बाल हैं और जब वो गोल गोल घूम रही है तो उसके साथ साथ उसके जो बाल हैं वो हवा में लहरा रहे हैं। इसके बाद जब मैंने उसके पाँव पे या नीचे की तरफ गौर किया तो मैंने देखा कि उसके जो पाँव हैं वो उल्टे पाँव हैं। उन पाँव की जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ हैं और उसकी जो एड़ियां हैं वो आगे की तरफ हैं। इसके साथ साथ उसके जो पाँव थे उन पाँव के अंदर बहुत सारे घुंघरू मौजूद थे। अब जैसे ही मेरी नज़र उसके पाँव पे पड़ी तो एकदम से ऐसा लगा कि जैसे मैं शॉक में चला गया हूँ। मुझ पे मुसलसल खौफ तारी था। मेरे ठंडे ठंडे पसीने छूट रहे थे और मैं इस पिछल पैरी का रक्स देख रहा था। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, लेकिन यकीनन मैं उस रक्स का चश्मदीद गवाह था। उसके बाद मैंने ज़ोर से चीख मारी और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे करीब जवार में 3-4 असातिज़ा मौजूद हैं, कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स मौजूद हैं और सब मेरे ऊपर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। खैर, काफ़ी देर बाद जब मेरे होशो हवास बहाल हुए तो उस वक्त की जो खातून प्रिंसिपल थी उनको मैंने सारा का सारा वाक़या बताया। ये सुनने के बाद वो जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप बुरा ना माने और अगर आपसे हो सके तो आप दिन के औकात में इस स्कूल के अंदर ड्यूटी दें और रात के लिए अपनी रिहाइश का कोई और बंदोबस्त कर लें, क्योंकि आप पहले चौकीदार नहीं हैं। आपसे पहले भी जो चौकीदार यहाँ पे मौजूद था उसका भी यही कहना था कि उसने यहाँ पे रात के औकात में एक पिछल पैरी को
अपनी आंखों से देखा है। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है, ये स्टोरी जैन भाई ने भेजी है। और जैन साहब जो है वो मेरे साबिक बॉस थे, मेरे बहुत अच्छे कोलीग थे, और आज भी ये एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जॉब किया करते हैं। ये जो वाकया था ये इनके ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ 1951-52 में पेश आया था। उस दौर के अंदर इनके जो दादा थे वो उत्तर प्रदेश से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर एक गांव मौजूद था, उस गांव में रहा करते थे। अब अक्सर ऐसा होता था कि इनको दूसरे शहर जाने के लिए या अपने गांव जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो वैसे ही एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए ये लोग अपने गांव से किसी दूसरे शहर या दूसरे गांव ट्रेन के ज़रिए गए हुए थे। अब जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो ये दोपहर का टाइम था, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म होते होते शाम के तकरीबन 5 या 6 बज चुके थे। हालांकि उस शादी के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे सबके सब इनके ग्रेट ग्रैंडफादर को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इतनी रात में आपका वापस जाना ठीक नहीं है। लेकिन इनके दादा थे, वो ज़िद कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मुझे आज लाजमी वापस जाना है क्योंकि कल मुझे कोई सरकारी काम है, और अगर मैं उस सरकारी काम के लिए वहाँ पे नहीं पहुँच सका तो मेरे लिए बहुत सारे मसले हो जाएंगे। खैर, जिद करने के बाद ये वहाँ से निकले, और जब ये वहाँ से निकले तो इनको जो ट्रेन थी वो रात के तकरीबन 7 या 7:30 बजे मिलनी थी। और फिर ट्रेन से जो इनके घर का या इनके गांव के करीब का स्टेशन था वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे के रास्ते पे मौजूद था। इत्तेफाक से जब ये रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहाँ पे जो भी ट्रेन्स थी वो हमेशा की तरह लेट थी, और बजाय इसके कि 7:30-8 बजे ट्रेन आती, ट्रेन तकरीबन रात के 10:30 या 11 बजे स्टेशन पे पहुंची। अब जैसे ही ट्रेन आई, ये ट्रेन के अंदर सवार हो गए और तकरीबन 12:30-1 बजे तक जो इनके गांव के करीबी स्टेशन मौजूद था वहाँ पे ये पहुँच चुके थे। शुरू में इन्होंने करीब जवार का जायज़ा लिया क्योंकि ये इस ख्वाहिश में थे या ये चाहते थे कि कोई बैलगाड़ी या इस तरह की कोई ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम हो जाए तो ये खैरियत से अपने गांव की तरफ या अपने घर की तरफ पहुंच सकें। लेकिन बदकिस्मती से आधे या पौन घंटे वेट करने के बावजूद भी जब कोई सवारी नज़र नहीं आई तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं पैदल अपने गांव की तरफ या अपने घर की तरफ चलना शुरू करूं, और अगर मैं अभी यहाँ से पैदल निकलता हूँ तो मुश्किल से पौन घंटे में या 1 घंटे में मैं अपने गांव पहुँच सकता हूँ। इसी इरादे से इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने गांव की तरफ बढ़ना शुरू किया। इनके पास एक बोरी मौजूद थी, उस बोरी में कुछ कपड़े थे, कुछ खाना था, और इसके साथ साथ एक लाठी मौजूद थी। और ये जो लाठी का सिलसिला था, ये उस दौर के जो बुजुर्ग थे वो हमेशा से अपने साथ एक लाठी रखा करते थे। खैर, ये आहिस्ता आहिस्ता करके अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे कि इनको एकदम से महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे इनके पीछे कोई मुसलसल चल रहा है, और ना सिर्फ चल रहा है बल्कि मुख्तलिफ इशारों से या मुख्तलिफ आवाज़ों से इनको अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा है। शुरू में इन्होंने नज़रअंदाज किया, लेकिन जब इनको मुसलसल और ज़ोर ज़ोर से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी तो इन्होंने अल्टीमेटली पलट के देखा। अब जैसे ही इन्होंने पीछे की तरफ पलट के देखा तो इन्होंने देखा कि एक औरत है जो इनके बिल्कुल पीछे पीछे चल रही है। उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहना हुआ है
उसकी जो आंखें हैं वो मुकम्मल तौर पे लाल शोलों की तरह या लाल अंगारों की तरह रोशन हैं, और उसके चेहरे को देख के यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे उसका जो चेहरा है वो जला हुआ है या झलसा हुआ है। खैर, जैसे ही इन्होंने उसके पाँव की तरफ गौर किया तो इन्होंने देखा कि उसके जो पाँव हैं वो उल्टे पाँव हैं। अब ये पुराने दौर के लोग थे, बड़े मजबूत आसाब के मालिक थे, इतनी जल्दी डरना इनके बस की बात नहीं थी। खैर, ये फ़ौरन से पलटे और जितनी ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी या कुरानी आयत पढ़ सकते थे इन्होंने पढ़ना शुरू की। जितना तेज़ी से ये चल सकते थे वैसे चल चल के बिलाखिर ये अपने गांव के अंदर एंटर हो गए। इनके दादा बताते हैं कि वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी वो मुसलसल इनके गांव तक इनके पीछे लगी रही और इनको फॉलो करती रही। अब क्योंकि ये पाक साफ थे, नमाजी थे और मुसलसल आयतुल कुर्सी और दीगर आयत का विर्द कर रहे थे, लिहाजा वो जो पिछल पैरी थी वो इनको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकी। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज मैंने शेयर की हैं ये सारी की सारी स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और कामयाबी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।